आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे हर रोज़ 50 प्रश्न करने की सीरीज में ये सेट 2 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक करेंगे। 1 से लेकर 50 तक हमने कल के वीडियो में किया था और आज 51 से 100 तक करेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? साथियों, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है। साथियों, हमारे प्रश्न करेगा साथियों वेदों की संख्या। क्या करेगा? वेदों की संख्या। साथियों, वेदों की संख्या जो है, माफ कीजिएगा, वेदों की संख्या 4 है। चार में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद ये जो है अथर्ववेद का जो है उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद है क्या? मुंडकोपनिषद। ठीक है। साथियों, प्रश्न करेगा सबसे प्राचीन वेद के बारे में। सबसे प्राचीन वेद प्रश्न करेगा प्रश्न करेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। ठीक, कर लेंगे। प्रश्न करेगा कि पुराणों की संख्या। पुराणों की कुल संख्या जो है 18 है। क्या है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। वेदों की कुल संख्या 4, पुराणों की कुल संख्या 18। प्रश्न आएगा कि पुराणों के रचयिता कौन है? साथियों, पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा। क्या? उग्रश्रवा। ठीक, कर लेंगे इतना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। बोल रहा है कि जो 4 नारा है, इसमें से कौन सा नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद कहा है। जय हिंद, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न करेगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? साथियों, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया है। बता वंदे मातरम। साथियों, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है कहा है वंदे मातरम। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद है। तो इनकलाब जिंदाबाद जो है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। ठीक, चारों कर लेंगे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, इनकलाब जिंदाबाद बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, तो जय हिंद। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक जो है कब शुरू हुआ? साथियों, ये शुरू हुआ 776 ईस्वी पूर्व में। कब शुरू हुआ? 776 ईस्वी पूर्व में। साथियों, प्रश्न करेगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कब शुरू हुआ? साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 में शुरू हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुआ। कहाँ पे? एथेंस में। कहाँ पे? एथेंस में। ठीक, एथेंस में शुरू हुआ। ठीक, कर लेंगे। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीने इलाही को एक धर्म कहा? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। साथियों, दीने इलाही जो है, देखिए अकबर जो था वो धर्मनिरपेक्ष शासक था। वो सभी धर्म को मानता था। ठीक है, तो अकबर क्या किया कि जितने उस समय जितने भी धर्म थे, मतलब हिंदू धर्म थे, इस्लाम धर्म थे, सभी के जितने भी अच्छे अच्छे बात थे उन सभी को इकट्ठा किया और बोला कि जो भी लोग जो है इस सभी बातों को मानेगा वो दीने इलाही, वो दीने इलाही धर्म को मानता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो दीने इलाही धर्म की जो शुरुआत जो है
अकबर ने ही की थी। सभी धर्मों के जितने भी अच्छी बातें सबको इकट्ठा किया और एक दीन इलाही नया धर्म बना दिया। हालांकि ये उतना मतलब सफल नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन ये, अकबर ने ही इसे बनाया था, ठीक है। और दीन इलाही कहा किसने? तो अबुल फजल ने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, दीन इलाही को धर्म किसने कहा था? अबुल फजल ने, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष? तो इसका आंसर तो 1971 है, ठीक है। तथा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में जो है भारत का बहुत बड़ा योगदान था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। सैम मानिक शॉ जो है भारतीय सेना के प्रमुख थे। एक मूवी भी जो कुछ दिन पहले आया है, श्याम बहादुर। श्याम बहादुर जो है इसी घटना पर आधारित मूवी है, ठीक है। तो श्याम बहादुर उस समय के जो है भारतीय सेना के प्रमुख थे। इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थे। और भारत ने जो है उस समय बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए जो है ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था, ऑपरेशन जैकपॉट। और उसी के तहत जो है 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, स्वतंत्र देश बना। इसका अगर डेट की बात करेंगे तो 26 आधिकारिक तौर पर जो है 26 मार्च को, 26 मार्च 1971 को। अगला प्रश्न है कि आदिवासी नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों इसका आंसर सिंधु कान्हू जो है संथाल परगना से संबंधित है, संथाल परगना से। साथियों अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है हम चैप्टर वाइज भी जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर का प्रश्न करते हैं। उस सीरीज में जो है हमने इस प्रश्न की चर्चा की है, और ना सिर्फ यही प्रश्न बल्कि हमने जितने भी चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट किए हैं, उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे फिर क्वेश्चन बैंक पहले आए हैं या फिर जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे, वो उस चैप्टर से जो है आसपास से एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे। तो आप उस सीरीज को भी जो फॉलो जरूर करिए। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं और अच्छे से क्वेश्चन करना चाहते हैं चैप्टर के सारे प्रश्न, तो आप उस सीरीज को जरूर देखें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की चर्चा भी जो है हमने उस सीरीज में पहले की हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो गंगा सागर मेला जो है, गंगा सागर मेला मकर संक्रांति पर जो आयोजित होता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है? यूपीआई जो है मतलब डिजिटल इंडिया में अगर सबसे सफलतम अगर कुछ रहा है डिजिटल इंडिया में, तो वो है यूपीआई ही रहा है, ठीक है। तो यूपीआई के बारे में पूछ रहा है कि मतलब कौन सी विशेषता जो है यूपीआई की नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है तुरंत मुद्रा का हस्तांतरण। तो ये तो विशेषता है ही, बिल्कुल है। अभी पैसा भेजते हैं, अभी पैसा चला जाता है, थोड़ी कभी पैसा भेजे कल जाता है, बिल्कुल नहीं, जिस समय भेजते हैं उसी समय। तो तुरंत मुद्रा का हस्तांतरण तो होता ही है। और 24/7 तथा 365 दिन कार्य करता है, बिल्कुल। पूरे दिन में किसी भी समय और किसी भी दिन हम जो काम करते हैं इस पे यूपीआई से पैसा कहीं भी जाता है फिर आता है। तो ये भी सही है। बोल रहा है कि विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न यूपीआई ऐप, मोबाइल ऐप, नहीं ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक जितने भी बैंक है हर एक बैंक के लिए अलग अलग यूपीआई एप्लीकेशन बनाया गया, ऐसा भी नहीं है। कोई एक भी एप्लीकेशन है उससे भी हम किसी भी बैंक में जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो है गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो गलत बात है और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड प्रयुक्त होना, बिल्कुल क्यूआर कोड तो प्रयुक्त होता ही है, ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की सदस्य की संख्या क्या है? साथियों बिहार से झारखंड के अलग अलग हो जाने के बाद जो है बिहार लोक सेवा आयोग की संख्या 6 है, 6, ठीक है। 6। साथियों प्रश्न करेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग, इसकी चर्चा जो है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है संविधान के, सेकंड साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा, इसकी चर्चा जो है भाग 14 के आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 315 से 323 तक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस कैल्क ओपन ऑफिस कैल्क में डैश एक सेल है, सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है, इसकी वैल्यू को फॉर्मूला में प्रयुक्त किया जा सके। ये जो है सेल में, सेल इसका आंसर हो जाएगा साथियों, सेल।
अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टिग्नोमेनोमीटर, स्टिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने में होता है? तो स्टिग्नोमेनोमीटर जो उपकरण है, इसका प्रयोग जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग है? साथियों, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। साथियों, हमारा मस्तिष्क जो है 3 भाग में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो ये जो है अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? साथ ही जैसा हमने बताया कि हमने इस चैनल पे एक और सीरीज चला रखा है जिसमें है हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न करते हैं, उसमें हम लोग 1857 का क्रांति पूरा कर चुके हैं। तो उस चैप्टर में भी जो हमने इस प्रश्न की चर्चा की है, साथ ही जो भी, नहीं सिर्फ यही प्रश्न बल्कि जो भी प्रश्न जो आएंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड, जो चैप्टर हम करा चुके हैं, वो 90% चांस है कि जो हम करा चुके हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो है, बिहार में 1857 क्रांति का केंद्र जो था, आरा का जगदीशपुर था, आरा का जगदीशपुर। यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? यहाँ से नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया। जेम्स हरग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया, कौन सा मशीन था वो? स्पिनिंग जेनी। क्या था? स्पिनिंग जेनी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? प्रश्न कर रहा है कि असहयोग आंदोलन को जो है कब वापस लिया गया? तो इसको वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। साथियों, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। 4 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो है चौरी चौरा स्थान पे, चौरी चौरा स्थान पे जो है, चौरी चौरा स्थान पे जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी जो थे, वो एक वो एक थाना में जो है आग लगा देते हैं, एक थाना में जो है आग लगा देते हैं। ठीक है, और नहीं बस इतना, बल्कि जो थानेदार थे या फिर जो वहाँ पे सिपाही थे, वो जो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको पकड़ के फिर से वो लोग आग में डाल दे रहे थे। इस क्रम में जो है, इस क्रम में जो इस घटना में जो है 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो जाती। और जब इस घटना का पता जब महात्मा गांधी को चलता है, तो महात्मा गांधी जो है तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को जो है समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 12 फरवरी 1922 जो है, 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है? साथियों, रॉकेट जो है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो कार्य करती है। अगला प्रश्न, बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं। साथियों, बिजली के झटके से बचने के लिए जो है हम भू संपर्क तार यानी कि अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और 15 दिनों में क्यू और आर, 20 दिनों में आर और पी, तो ये सब इसे एक साथ कितने दिनों में करेंगे? चलिए इसको करते हैं। प्रश्न कर रहा है कि पी और क्यू, प्रश्न है कि, एक सेकंड साथियों, प्रश्न है पी और क्यू, तो पी, पी प्लस क्यू जो है कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। ठीक है, और क्यू और आर, क्यू आर मिलके कर रहा है इसको 15 दिन में। और आर और पी, आर और पी मिलकर कार्य को कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पी, तो पूछ रहा है कि पी क्यू आर तीनों मिलके जो है इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो साथियों मान लेते हैं
मान लेते हैं कि टोटल काम जो है 60 यूनिट है। कितना है? 60 यूनिट। साथियों 60 ही क्यों लिए? क्योंकि हम ले कुछ भी सकते हैं, मानिए कि अगर 100 लेंगे तो फिर इसमें क्या है कि उसको काटते समय फिर 12 से 100 कटेगा नहीं, तो उसमें फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो सही से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम 100 नहीं लेके 60 लेते हैं। अब 60 कहाँ से आया? तो जो 12, 15 और 20 तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम जो है 60 यूनिट। तो बोल रहा है कि पी और क्यू जो है इस 60 यूनिट काम को जो है 12 दिनों में करता है। ठीक है। और क्यू और आर जो है इस 60 यूनिट काम को जो है 15 दिनों में करता है। और आर और पी जो है इस 60 यूनिट काम को 20 दिनों में करता है। तो हम पहले निकालेंगे कि ये सभी के सभी जो ये दोनों साथ मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे इसमें ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, तो मान जो 12 दिन में जो है 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 60 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कि 4, 4 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ठीक है। और उसी तरह से जो ये जो क्यू और आर जो है ये 15 दिनों में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिनों में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो पी और क्यू जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। 12 पंचे 60 होता है ना। 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और ये जो क्यू और आर जो है ये एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। और आर और पी जो है एक दिनों में 3 यूनिट काम करेंगे। ये समझ रहे हैं ना? ये 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 15 और 60 डिवाइडेड बाई 20 ऐसे करते हैं। ठीक है। तो अब ये तीनों जो है अलग अलग जो है तीनों मतलब पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी साथ में मिलके जो है कि एक दिन में कितना काम करते हैं? तो पी और क्यू 5 यूनिट, क्यू और आर 4 यूनिट, और आर और पी 3 यूनिट। तो इन सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए पी और पी है 2p हो जाएगा, आर भी 2 है और क्यू भी 2 है। इसमें से जब इसको जोड़ेंगे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे जो आएगा 2p प्लस क्यू प्लस आर, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा कॉपी पे। ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे, हम एक दिन का जोड़ रहे हैं, एक दिन का, तो 5 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट, 3 यूनिट तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 4 3 7 5, 12 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक दिन में? 12 यूनिट। ठीक है, एक दिन में 12। तो ये बोल रहा है कि तो ये जो 2 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन के आएगा, इक्वेशन बन के आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना यूनिट? तो ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में आएगा, तो 12 को काट देगा, 6 6 बार में, तो 6 से काट देगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिलके जो है, पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिलके जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट। एक दिन में कितना काम कर रहा है ये लोग? 6 यूनिट। ठीक है। और काम करना कितना है टोटल? तो काम टोटल कितना माने थे हम लोग? 60 यूनिट माने थे। एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट, एक दिन में, एक दिन में 6 यूनिट, तो कितना दिन में 60 यूनिट? ठीक है। तो एक दिन में 6 यूनिट है, तो 10 दिन में हो जाएगा 60 यूनिट। क्या हो जाएगा? 10 दिन में 60 यूनिट हो जाएगा। ये 10 दिन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर जो हो जाएगा 10 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोश सबसे बाहरी है? बोल रहा है कि दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोश सबसे बाहरी है? बोला दूसरे आवर्त में। साथियों आवर्त की संख्या जो हम निकालते हैं, जब आवर्ती आवर्ती वर्गीकरण जब हम करते हैं उसमें, ठीक है, तो आवर्त की संख्या जो होती है कि जितना ज्यादा सेल जितना नंबर ऑफ सेल होता है वही उसका आवर्त आवर्त संख्या होता है। इसमें बोल रहा है कि दूसरे आवर्त में, तो दूसरे आवर्त में जो है देखिए हम लोग लिखते हैं के एल एम एन, ऐसे चलता है ये। तो बोल रहा है कि दूसरे आवर्त में, दूसरा आवर्त में तो यहाँ पे होगा, तो ये जो है एल कोश। ठीक है, एल कोश या फिर एल शेल कहिए उसको। ठीक, इसका आंसर जो हो जाएगा एल हो जाएगा, एल कोश। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से किस तत्व का है। ठीक है। साथ ही हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालते हैं वो परमाणु संख्या को ही तो बांटते हैं।
किसको बांटते हैं? परमाणु संख्या को ही तो बांटते हैं। जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब जोड़ देंगे तो उस परमाणु की परमाणु संख्या ही तो होगी, उस तत्व की जो परमाणु संख्या ही तो होगी एलिमेंट की। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14 हो जाएगा। और 14 किसका परमाणु संख्या है? 14 जो है सिलिकॉन का परमाणु संख्या है। तो इसका आंसर जो है सिलिकॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? साथियों, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम जो है उसमें जो मध्यमा जो है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। साथियों, प्रश्न करेगा अंगूठा किसको दिखाता है? तो अंगूठा जो है चालक पर बल की दिशा दिखाती है, चालक पर बल की दिशा। और बचा तर्जनी। तर्जनी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाती। ठीक, कर लेंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंग की चाल जो है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल जो है बढ़ती है साथियों, बढ़ती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक महाविद्यालय में जो है 4200 विद्यार्थी हैं, उनमें से 10% लड़कियां हैं, तो महाविद्यालय में कितने लड़के हैं? साधारण बात है कि 10% लड़के हैं तो 90% लड़का होगा, 90% लड़का होगा। अब 4200 का 90% निकाल लेंगे, कोई बड़ा बात तो है नहीं इसमें। 90/100 करेंगे। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। 9 2 18, 9 2 18, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, कल सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक दुकानदार ने एक कुर्ती 600 में खरीदी और 675 में बेच दी। 600 में खरीदी और 675 में बेच दी, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? बोल रहा है कि 600 में खरीदा, ठीक है, खरीदा कितना में? 600 में, और 675 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? खरीदा 600 में, बेचा 675 में, तो लाभ कितना हुआ? 75 रुपये का लाभ हुआ उसको, 75 रुपये का लाभ। और किस अमाउंट पे लाभ हुआ? 600 पे। 75 लाभ हुआ 600 पे, जिस पे वो नीचे जितना हुआ वो ऊपर, तो कितना किस पे हुआ? 600 पे। कितना हुआ? 75। 75 को डालेंगे ऊपर, 600 के नीचे, और परसेंटेज निकाल देंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा 1272, तो 12.5। हाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका। अगला प्रश्न है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा तथा 10 पैसे का सिक्का जो है 1:3:5:7 के अनुपात में है। यदि कुल राशि जो है 22.25 है, तो बैग में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? करते हैं इसको। बोल रहा है कि 1 रुपया, 1 सेकेंड, बोल रहा है कि 1 रुपया, माफ कीजिएगा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, ये जो है 1:3:5:7 के अनुपात में। ठीक है, सबसे पहले जो अनुपात में दिया है इसको संख्या में बदल लेते हैं, तो सब में क्या करते हैं? एक्स से गुना, सब में एक्स लगा देते हैं, तो ये एक अपने आप में एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 1x+1x 3x 5x और 7x। ठीक है, तो ऊपर क्या है? ऊपर ये जो देखिए, ये तो 1 रुपया दिया हुआ है, ये जो है 1 रुपया दिया है, ये 50 पैसा दिया है, तो पहले जो भी पैसा दिया है उसको हम रुपया में बदल लेंगे। ठीक है, ये 10 पैसा है। सेकंड रुपया, ये जो है 10 रुपया है, 10 रुपया, सॉरी 10 पैसा। जितना ही पैसा दिया है पहले उसको हम रुपया में बदल लेंगे। ठीक है, तो जब 1 रुपया को, तो ये तो 1 रुपया ही है, तो 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो कैसे भाग देना पड़ेगा? 2 से। और 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो कैसे भाग देना पड़ेगा? 4 से। और 10 पैसा को जब रुपया से 10 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 10 से भाग देना होगा। तो धन बात है। अब बोल रहा है कि इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो कितना रुपया होता है? सबको जोड़ने के बाद जो होता है कितना होता है? 22.25। प्रश्न में दिया है कितना होता है? 22.25। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अब जो है हमको निकालना है क्या? 25 पैसे का सिक्का निकालना है। तो 25 पैसे का सिक्का जो है निकालना है।
ठीक है। तो इसको इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है 5 आएगा, 5। समझे? 5 आएगा। और जब इसी 5 के वैल्यू को जो है हम 25 पैसा में जो है 5x में पुट कर देंगे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5 × 5 यानी कि 25। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 25। जगह कम था, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, इस सबको जोड़िएगा। ठीक है, इस सबको जब जोड़ेंगे तो इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो एक्स का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, और 5 के वैल्यू को जब पुट कर दीजिए 5x में, क्योंकि यही तो माने हम, यही तो है, इतना ही तो है वो 25 पैसा का सिक्का। इसको जो है कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 25 इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। एसिटिक अम्ल सिरका में। साधारण क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 1 3। क्या तो हो जाएगा? 2 1 3। ये हो जाएगा इसका आंसर 2 1 3। ठीक। अगला प्रश्न कर रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम। साथ ही आपको पता होगा कि ये जो पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल में जो है हम पीएच स्केल में जो है हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब 7 से जितना आगे जाएंगे, 7 से जितना आगे जाएंगे, उतना उसका 7 से जितना आगे जाएंगे उतना उसका क्षारीय, मतलब क्षारीयता गुण बढ़ेगा। और 7 से जितना नीचे आएंगे उतना उसका अम्लीय गुण बढ़ेगा। ठीक है, नीचे आने पर अम्लीय गुण, ठीक है, और 7 से आगे जाने पर बेस, बेस का गुण जो है उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक। तो ये बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा तो अम्ल है ना, अम्लीय वर्षा में अम्लीयता का गुण होगा, तो 7 से तो बिल्कुल कम ही होगा, और 5.6 से भी कम होगा। ठीक, यहाँ पर 5.6 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध जो है, अफीम युद्ध, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो है चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, चीन और इंग्लैंड के बीच। अफीम युद्ध जो है चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश से है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। बोल रहा है कि इसमें जो फिल ब्लैंक जो उसको फिल करना है। सेंटेंस है, ही इज चेंजिंग डैश, आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट हिम। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ही इज चेंजिंग सो मच दैट आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट हिम। इसका अर्थ हुआ कि वह इतना ज्यादा बदल रहा है कि अब जो है हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक। अगला प्रश्न है, टू गेट पर्पल विद रिच। टू गेट पर्पल विद द रिज, इसका मतलब क्या है? ताकि ये जो है ये एक फ्रेज है, टू गेट पर्पल विद द रिज, टू गेट पर्पल विद रिज। इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ जो हो जाएगा टू बिकम वेरी एंग्री, टू बिकम वेरी एंग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेज है टू गेट पर्पल विद ग्रेज, इसका, सॉरी, टू गेट पर्पल विद रिज, इसका हो जाएगा टू बिकम मोर एंग्री। अगला प्रश्न है कि एंटोनेम ऑफ द वर्ड एनोमेली। एनोमेली का एंटोनेम पूछ रहा है। साथियों, एनोमेली का जो एंटोनेम होता है कंफर्मिटी होता है, कंफर्मिटी। साथियों, एनोमेली, एनोमेली का अर्थ जो होता है, एनोमेली का अर्थ जो होता है असंगति। क्या होता है? असंगति। ठीक, कर लेंगे। इसका एंटोनेम जो है कंफर्मिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? साथियों, इसकी चर्चा जो है पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो ध्वनि जो है सबसे सबसे ज्यादा जो है ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे भी कम गैस में, और सबसे कम जो है, मतलब सबसे कम क्या और निर्वात में जो है करती ही नहीं, निर्वात में जो है ध्वनि गमन करती ही नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ठोस हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है?
बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक समान त्वरण का उदाहरण है। साथियों समान त्वरण का उदाहरण ऑप्शन दे रहा है कि एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। साथियों जब एक मुक्त गिरने वाली वस्तु जो होती है उस पे जो है उस पे जो है बस ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उस पे जो है बस ग्रेविटी ही लगता है। तो ये तो होगी ही बिल्कुल समान त्वरण। और उसके बाद जो है ये भी हो जाएगी, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है कांग्रेस जो है वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये जो कहा है सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान ने कहा। अगला प्रश्न है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। साथियों कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए जो है सेपरेटिंग फलन का इस्तेमाल किया जाता है, सेपरेटिंग फनल। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घोल में जो है 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता। साथियों सांद्रता का फॉर्मूला जो होता है, सांद्रता का फॉर्मूला जो है, सांद्रता का फॉर्मूला जो है हो जाता है विलय का द्रव्यमान, विलय विलय बटे विलयन, विलय बटे विलयन गुना 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो विलय दिया है, विलय क्या है, जो कम है वही तो विलय है, जो कम मात्रा में वो विलय है, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक। कम मात्रा में क्या है, 50 ग्राम नमक, तो नमक हो जाएगा विलय। तो 50 बटा के विलियन, तो विलियन का मतलब होता है विलय प्लस विलायक, विलय और विलायक को मिलकर जो विलियन बनता है। इसमें विलियन का नहीं दिया, विलायक दिया है पानी, विलायक है पानी और विलियन है 50। तो सॉरी, विलायक है पानी और विलय है नमक, तो विलियन क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा 450 प्लस 50, 450 प्लस 50, ठीक है, गुना 100। सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 बटा 500 गुना 100, 5 10, इसका आंसर आ जाएगा 10, 10%, 10% इसका आंसर है। ठीक, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट होता है। साथियों वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक जैव उर्वरक होता है, क्या होता है, एक जैव उर्वरक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट जो है कंट्रोल+N है, कंट्रोल+N, कंट्रोल+ ऐसे सेव हो जाता है, कंट्रोल+ से ओपन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा, निर्धन से निर्धन जो है एक समान, निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान। टोल्स्टॉय जो है अपने समाधि के विषय में बता कहे हुए थे पहले, मरने से पहले, कि उनका जो उनका समाधि जो हो वो एक निर्धन से निर्धन के समान हो। ठीक है, मतलब ज्यादा तामझाम ना किया जाए, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। साथियों अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाती है, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। ठीक है, संविधान संविधान निर्माण में जो है अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है 11 जुलाई है, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वृष्टि छाया क्या है। साथियों वृष्टि छाया क्या है, तो वृष्टि छाया जो है, ऑप्शन पढ़ेंगे, वृष्टि छाया क्या है, वृष्टि छाया जो है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से
धरातलीय अवरोध के प्रवाह से कम वर्षा क्षेत्र, बिल्कुल यही इसका आंसर। वृष्टि छाया जो है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, बिल्कुल यही है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। साथियों नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। साथियों बिहार में जो तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थित है, बरौनी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में की गई थी, 1917 में। ठीक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है शिवहर नहीं बनाती, शिवहर नहीं बनाती, शिवहर इसका आंसर हो जाएगा, शिवहर। अगला प्रश्न। दून घाटी अवस्थित है। साथियों दून घाटी जो है, दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच दून घाटी जो है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित है। साथियों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। अच्छा राजगीर में अवस्थित नहीं है बोल रहा है। ठीक है। तो राजगीर में जो है नान नानक कुंड तो राजगीर में ही है, सूर्य कुंड भी राजगीर में ही है, मखदूम कुंड राजगीर में, राजगीर में ही। ठीक है। लक्ष्मण कुंड जो है, लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में है साथियों, मुंगेर में, मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने सेट नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है। सेट नंबर 2 का जो 100 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब कल से हम लोग सेट 3 को स्टार्ट करेंगे। कल से जो है सेट 3 को स्टार्ट करेंगे और फिर से 50 प्रश्न करेंगे, फिर अगले अगले क्लास में जो है फिर से 50 प्रश्न करेंगे। ठीक है। साथ ही ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज जो है जो भी एग्जाम अभी आने वाला है, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है अभी, ठीक है, चाहे जो भी जीएस से संबंधित एग्जाम है, तो उसमें जो है इस सीरीज का बहुत योगदान है, क्योंकि इसमें जो है हम पूछे हुए जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्जामों के, न सिर्फ बिहार पुलिस, सबकी जो भी एग्जाम अभी हो रहे हैं या फिर हुए हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन हम उठाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठाते हैं या फिर उसके आसपास का क्वेश्चन ही उठाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। ठीक है। तो आज सेट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए और कल जो है सेट 3 स्टार्ट करेंगे। साथ ही जैसा आपने देखा कि इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे आ रहे थे जो हम हमारे चैनल के एक और सीरीज जो जो हम चैप्टर वाइज चला रहे हैं। ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज हम प्रश्न करते हैं। अभी इतिहास के चैप्टर वाइज प्रश्न कर, इसमें हम लोग जो 3 चैप्टर जो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। 3 चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो उसी तरह से जो है उसमें हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आप उस सीरीज को भी जरूर देखें कि उससे क्या है कि एक चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं। तो ये अभी ये जो सीरीज है इसमें जो भी प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप वो सीरीज करते हैं तो ये सारे प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है। तो आप वो सीरीज को जरूर से जरूर करें। ठीक है। बाकी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है। और इस सब के लिए जो है आप यूट्यूब चैनल जो हमारा है द एग्जाम सिंडिकेट, द एग्जाम सिंडिकेट, उसको जो है आप फॉलो करके रखें। द एग्जाम सिंडिकेट को जो है फॉलो कर लें। ठीक है। ठीक है। फिर आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।